आगे बढ़ते हैं और इन सभी स्टॉक्स पे हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हमारे टोल फ्री नंबर्स आपके स्क्रीन पे फ्लैश होंगे, आप हमें कॉल कर सकते हैं। कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा सवालों के जवाब देने की। और आज हमारे साथ हमारे गेस्ट है सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन। नीलेश, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो में। जब हम पिछले बार मिले थे तब भी मेरे ख्याल से 17,600 के आसपास ही निफ्टी ट्रेड कर रहा था, और आज भी अगर आप देखेंगे तो वहां से सिर्फ 100 पॉइंट के आसपास की तेजी है। हालांकि उसके बीच में काफी वॉलेटिलिटी आई है, लेकिन अब इन लेवल्स पे क्या करें। 17,700 अब इस पे ट्रेड कर रहा है। ये 18,000 कब आएगा, कितने जल्दी आएगा? वेरी गुड आफ्टरनून टू वरुण जी। देखिए, बिल्कुल पिछली बार भी हम जब जुड़े थे तब भी यहीं पे इसी लेवलों के आसपास निफ्टी इंडेक्स ट्रेड होता हुआ नजर आता। उसका रीजन ये है कि पिछले 2 सप्ताह में एक हमने कंसोलिडेशन का फेज देखा है, और ये कंसोलिडेशन एक काफी हेल्दी साइन है, क्योंकि एक अच्छा खासा रनअप हम 15,200 से 18,000 तक की रैली हमने ऑलरेडी विटनेस कर चुके थे, लगभग 2800 पॉइंट की रैली। उसके बाद इस प्रकार का कंसोलिडेशन अगर होता है तो बाजार के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव है, और जब ये कंसोलिडेशन खत्म होगा तो डेफिनेटली हमें 18,600 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। हालांकि उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। उसके पहले जो इमीडिएट हर्डल है वो है 18,000 का। 18,000 का लेवल, आई वोंट बी सरप्राइज अगर ये सितंबर सीरीज में ही हमें देखने को मिल जाए। हो सकता है हमें नेक्स्ट एक आध सप्ताह में ये लेवल देखने को मिल जाए, क्योंकि जिस हिसाब से स्ट्रक्चर डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रहा है, निचले स्तरों से काफी अच्छी बाइंग इंटरेस्ट डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है। डेरिवेटिव डेटा भी अगर आप देखें तो 17,500 पे लगातार पुट राइटिंग हो रही है, वहां पे हाईएस्ट अमाउंट ऑफ ओपन इंटरेस्ट बन चुका है, और ऑन द कॉल साइड 18,000 पे हाईएस्ट अमाउंट ऑफ ओपन इंटरेस्ट है। तो अभी 500 पॉइंट ट्रेडिंग रेंज है 17,500 से 18,000 की। अगर मैं इसे और नैरो करूं तो वो होगी 17,600 से लेके 17,800 की। तो ये 200 पॉइंट की ट्रेडिंग रेंज निफ्टी के लिए निकल के आ रही है, और बहुत जल्द हमें यहाँ पे ब्रेकआउट आता हुआ नजर आएगा, और 18,000 तक के लेवल हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। वहीं अगर आप बैंक निफ्टी पे नजर डालें तो बैंक निफ्टी एक लीडरशिप दिखाता हुआ नजर आ रहा था पिछले कुछ एक दिनों से, और 40,000 तक के लेवल वो आज के सेशन में अचीव होते हुए नजर आ रहे हैं। अब 40,000 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो यहाँ पे 40,800 से 41,000 तक की ऊपरी स्तर पर जगह बनती हुई नजर आएगी, और उसके चांसेस ज्यादा है। उसका रीजन ये है कि कुछ एक दिग्गज प्राइवेट सेक्टर बैंक जहां पे हमें काफी अच्छा टेक्निकल स्ट्रक्चर डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है, वो है आईसीआईसीआई बैंक में, कोटक महिंद्रा बैंक में। चाहे आप अगर एचडीएफसी बैंक का भी अगर आप चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन और बेस फॉर्मेशन के बाद अब वहां पे मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ये कुछ एक स्टॉक्स पे नजर रखनी चाहिए, और इंडेक्स को देखने के बजाय आप अगर ब्रॉडर मार्केट पे नजर डालें, जिसका जिक्र मैंने पिछले कुछ एक दिनों पहले भी किया था कि ब्रॉडर मार्केट यहाँ से हमें आउट परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। निफ्टी मिड कैप एंड स्मॉल कैप दोनों ही इंडेक्स हमें काफी अच्छे लग रहे हैं। डेफिनेटली। तो जैसे कि नीलेश ने पहले भी कहा था कि ब्रॉडर मार्केट यहाँ पे नजर रखिएगा, और पिछले कुछ दिनों से आप लगातार देख ही रहे हैं कि किस तरह से ब्रॉडर मार्केट में एक्शन देखने मिल रहा है। छोटे मझोले स्टॉक्स यानी कि मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स जो है वहां पे खासकर बेहतरीन एक्शन देखने मिल रहा है। नीलेश से जानेंगे इनके कौन से पसंदीदा स्टॉक है इस पूरे स्पेस में, लेकिन एक काम करते हैं उसके पहले हमारे जो कॉलर्स है उनको जोड़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले अहमदाबाद से जगदीश जी हमारे साथ जुड़े हैं। जगदीश जी, गुड आफ्टरनून सर, पूछिए अपना सवाल। जी नमस्कार। नमस्कार सर। बीएलएस इंटरनेशनल 160 रुपए से 6,000 है मेरे पास। दूसरा शेयर है ईकेआई 1,700 रुपए से 500 शेयर है मेरे पास। क्या तीसरा है एशियन एनर्जी जो 176 रुपए से 6,000 शेयर। 176? हाँ सर, ये जैम से कोयला बन गया है। ओके सर, आजकल हालात खराब है। जैम थे पर कोयला बन गया है, क्या करूं सर। नहीं सर, एशियन एनर्जी कंपनी तो बहुत अच्छी है, और खासकर अब ये देखेंगे तो ईवी सेगमेंट में भी ये कंपनी उतर रही है, तो उस लिहाज से देखेंगे तो स्टॉक अच्छा है। लेकिन स्टॉक की दिक्कत ये है ना कि काफी सारे लोग स्टॉक को भूल जाते हैं, याद आते नहीं इस तरह के स्टॉक। इसके लिए कहीं ना कहीं जहां गिरा था वहीं अटका है। लेकिन चलिए एक बार पूछ लेते हैं नीलेश से। नीलेश, 3 स्टॉक इनके पास है। बीएलएस इंटरनेशनल 160 के लेवल पे लिया था, वहां से काफी ऊपर चल रहा है, तो वहां इन्हें फायदा हुआ। ईकेआई एनर्जी, ये कंपनी जो है कुछ समय पहले हमारे चैनल पे भी आई थी, और तब इन्होंने बताया था कि किस तरह के आगे के प्लान्स है। केईआई नहीं, ईकेआई मेरे ख्याल से इन्होंने ये स्टॉक कहा है, ईकेआई एनर्जी। इस स्टॉक को सामने लेके आइएगा प्रोड्यूसर साहब, तो आपको समझ में आएगा कि ये स्टॉक जो है अच्छे खासे यहाँ पे लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। करीब करीब 1600-1700 के आसपास ये स्टॉक जो है वो ट्रेड कर रहा है। गजब की कंपनी है ये। और तीसरा स्टॉक है एशियन एनर्जी, जो कि 80 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, 160 पे इन्होंने लिया था। तीनों स्टॉक पे बताइए करना क्या चाहिए, टेक्निकल्स क्या कहते हैं? बिल्कुल वरुण जी, देखिए सबसे पहले तो अगर हम स्ट्रक्चर देखें बीएलएस इंटरनेशनल का काफी बेहतरीन यहाँ पे चार्ट पैटर्न निकल के आ रहा है,
और लगातार एक तरफा रैली यहाँ पे हमें देखने को मिली है। तो डेफिनेटली यहाँ पे अगर एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है तो उसे होल्ड करने की सलाह होगी, और भी मोमेंटम यहाँ से हमें बनता हुआ नजर आ सकता है। और यहाँ पे जो होगा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर लगाना चाहिए, लगभग 226 के आसपास का काफी स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। तो 226 पे यहाँ पे एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ऊपरी स्तरों पर 270 280 तक के इमीडिएट टारगेट, और थोड़ा सा पोजिशन पर्सपेक्टिव से देखें तो 300 तक के भी लेवल यहाँ पे देखने को मिलेंगे। बट अगर उन लेवलों का इंतजार करना है तो सबसे पहले तो आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना होगा। अगर इनकेस यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर थोड़ा सा खराब होता है, 225 226 का लेवल नीचे ब्रेक होता है, तो वहां पे एक बार फिर रिव्यू करें और या तो फिर एग्जिट कर ले तो बेटर होगा। बट फिलहाल के लिए होल्ड करने की सलाह होगी। वहीं जो दूसरा स्टॉक है एशियन एनर्जी सर्विस लिमिटेड, देखिए यहाँ पे एक तरफा हम थोड़ा सा ग्रेजुअल डिक्लाइन जिसे हम कहते हैं वो देखने को मिल रहा है। 165 से ऑलमोस्ट 80 रुपीज के आसपास आ चुका है। बट यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बेस फॉर्मेशन हमें होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि एक करेक्शन जिसे हम टाइम वाइज करेक्शन कहते हैं वो भी देखने को मिल रहा है। प्राइस वाइज करेक्शन तो हम ऑलरेडी विटनेस कर ही चुके हैं। अब यहाँ पे एग्जिट करने की तो सलाह नहीं होगी, क्योंकि काफी अच्छा खासा करेक्शन हम ऑलरेडी विटनेस कर चुके हैं। 74 रुपीज का सबसे पहले तो यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और यहाँ पे ऊपरी स्तर पर 92 का लेवल जैसे ही पार होगा, यहाँ पे जो इसका ट्रेंड वीक है वो यहाँ से स्ट्रॉन्ग हैंड में जाता हुआ नजर आएगा, और जो लोअर टॉप एंड लोअर टॉप फॉर्मेशन बन रहे हैं वो पैटर्न ब्रेक करेगा 91 92 का लेवल ब्रेक करने के बाद। तो उन लेवलों का इंतजार कीजिए। 75 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखिए, यहाँ पे भी एक बार के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। इसके बाद जो तीसरा स्टॉक था EKI एनर्जी, जो कि BSE लिमिटेड BSE पे स्टॉक लिस्टेड है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो एक ट्रिपल बॉटम सॉर्ट ऑफ बेस फॉर्मेशन हमें नजर आ रहा है 1540 के आसपास। तो करंट लेवल से हालांकि थोड़ा सा नीचे है, बट उन लेवलों को अगर ये डिपेंड करता है तो डेफिनेटली यहाँ पे भी एक पुल बैक की संभावनाएं हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। काफी लंबे समय से यहाँ पे एक ब्रॉडर कंसोलिडेशन हम जिसे कहते हैं वो देखने को मिल रहा है पिछले एक साल से। ऊपरी स्तरों पर 2000 का एक इमीडिएट लेवल को ध्यान में रख के चलना चाहिए। 2000 के ऊपर निकलता है तब वहां पे एक गैप एरिया है, वो गैप फिल होने का प्रोसेस हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद हो सकता है यहाँ पे 2300 से 2400 तक के भी लेवल देखने को मिले। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप स्टॉप लॉस मेंटेन करें और अपनी पोजीशन में बने रहें। पुल बैक अगर मिलता है तो वहां पे एक बार फिर से रिव्यू करें। डेफिनेटली तो तीनों स्टॉक्स पे ये राय निकल के आती है, और खासकर EKI एनर्जी पुल बैक मिल सकता है, लेकिन हाँ तीनों स्टॉक्स में आपको जो आपके स्टॉप लॉसेस है वो जरूर रखते हैं। चलिए, इस बीच फाइजर 30 रुपए प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान इन्होंने कर दिया। आज बोर्ड की बैठक थी जहां पे डिविडेंड पे विचार करने वाले थे, और 30 रुपए प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान जो है वो फाइजर ने कर दिया है। तो यहाँ पे भी आपको नजर रखनी है। करीब 4300 के आसपास के लेवल जो है उस पर फाइजर ट्रेड कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और सूरत से हमारे अगले कॉलर जो है उनको अब जोड़ लेते हैं, और नीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज नमस्कार, पूछिए अपना सवाल सर। नमस्कार सर। मेरे पास सर टेगा इंडस्ट्रीज के सर 30 शेयर्स पड़े हुए हैं 760 रुपए के भाव के। 760? ओके। जब लिस्टिंग हुई थी तब मैंने परचेज किए थे। तो फिर तो आप स्टॉक काफी पिट गया है। हाँ, पिट तो गया है सर, सारे स्टॉक्स पिट गए हैं जितने की लिस्टिंग हुई थी। लेकिन आप लॉन्ग टर्म के लिए आपने लिया था कि ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से लिया था? आपका व्यू क्या है? मीडियम टर्म है, 1 से 2 साल का। 1 से 2 साल के आसपास का। चलिए ठीक है, पूछते हैं नीलेश से। नीलेश, 1 से 2 साल के आसपास का व्यू है टेगा इंडस्ट्रीज। 760 पे इन्होंने IPO में लिया था, 560 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 200 रुपए प्रति शेयर के आसपास का नुकसान इनको हो रहा है। नुकसान की भरपाई होगी, कुछ मुनाफा होगा इनको? बिल्कुल वरुण, देखिए सबसे पहले तो लिस्टिंग के बाद एक तरफा गिरावट हमने देखी थी। उसके बाद काउंटर ने कहीं ना कहीं 400 405 के आसपास का एक बेस फॉर्मेशन बनाया है, और पिछले मैं कहूँ जब से लिस्टिंग के बाद लगातार यहाँ पे एक बेस फॉर्मेशन स्ट्रॉन्ग होता हुआ नजर आ रहा है। और उस बेस फॉर्मेशन के बाद एक स्ट्रेंथ इस पर्टिकुलर काउंटर में हमें आती हुई देखने को मिल रही है। एक ग्रेजुअल अपमूव यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा लंबा नजरिया है, जैसे कि मैं सुन पा रहा था, ये इस पर्टिकुलर काउंटर को होल्ड करके चल सकते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे बने रहने की सलाह होगी। निचले स्तरों पर देखें तो 480 490 के आसपास एक रीसेंट स्विंग लो बना था, उसी के आसपास का एक मेजर सपोर्ट निकल के आ रहा है। और ऊपरी स्तरों पर काउंटर जैसे ही 620 का लेवल पार करेगा, यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट जो निकल के आएंगे वो लगभग 750 के होंगे। तो इमीडिएट हर्डल 620 के आसपास का है। करंट लेवल पे बने रहे, बट हाँ यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा समय इन्हें देना होगा। लगभग 1 से 2 साल के पर्सपेक्टिव से देखें तो डेफिनेटली यहाँ पे ऊपरी स्तर पर इनकी खरीद के मूल्य पीछे आते हुए नजर आ सकते हैं। डेफिनेटली तो 1 से 2 साल का अगर नजरिया है तो आपको यहाँ बने रहना है। 750 के आसपास का लेवल जो है वो आपको टेगा जरूर दिखाएगा। हाँ, हालांकि जो हर्डल है 620 के आसपास का, जैसे कि नीलेश ने कहा, उसको पहले पार करे, फिर 750 के आसपास के लेवल आपको देखने मिलेंगे। लेकिन स्टॉप लॉस भी आप जरूर रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और हमारे अगले कॉलर भी गुजरात से हैं, और
योगेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश जी पूछे कौन से स्टॉक पे आपका सवाल है? टाटा पावर और विप्रो। टाटा पावर और विप्रो कितने पे लिए हैं सर? क्या सर? कितने पे आपकी परचेस प्राइस क्या है सर दोनों स्टॉक में? 227 टाटा पावर की है सर, हाँ, और विप्रो की 449। 449 49, ओके 449। चलिए ठीक है, 449 पे विप्रो में तो बहुतों को लॉस हुआ है, पता नहीं आईटी काउंटर्स कब चलना शुरू होंगे। लेकिन साथ ही साथ टाटा पावर 270। नीलेश क्या करना चाहिए? टाटा पावर तो फंडामेंटल भी अच्छा है और अब तो पावर की जो कॉस्ट है वो भी लगातार बढ़ते जा रही है, तो फंडामेंटल तो कोई रीजन लगता नहीं कि स्टॉक्स गिरे। टेक्निकल क्या कहते हैं? और साथ ही साथ विप्रो इसमें जरूर बताइएगा क्योंकि काफी लोग फंसे हुए हैं स्टॉक में। हाँ बिल्कुल, देखिए सबसे पहले टाटा पावर की बात करेंगे। इनफैक्ट ये मेरे आज के रिकमेंडेशन में भी इंक्लूडेड है, जिसका मैं जिक्र बाद में जरूर करूंगा। इस पर्टिकुलर काउंटर में आज के सेशन में पिछले 4 से 5 महीनों का जो कंसोलिडेशन हुआ था, उस पर्टिकुलर कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट है। यहाँ पे तो इनकी ऑलरेडी अगर लॉन्ग पोजीशन ऊपरी स्तरों की है तो इन लेवलों पर इसे एवरेज करने की सलाह होगी। अगर यहाँ से कोई गिरावट आती है तो वहां पे भी खरीदारी करें। और ऊपरी स्तरों पर अब इस पर्टिकुलर ब्रेकआउट के जो टारगेट निकल के आ रहे हैं वो लगभग 270 का पहला टारगेट निकल के आ रहा है, और 270 का लेवल पार करता है तो यहाँ पे 300 तक की अपसाइड बनती हुई नजर आएगी। तो 2 टारगेट होंगे, 270 का इमीडिएट टारगेट को ध्यान में रख के चले। और करंट लेवल पे अगर फ्रेश खरीदारी करे कोई करना चाहता है तो डेफिनेटली कर सकता है। और जो स्टॉप लॉस अब यहाँ पे बन रहा है वो लगभग 233 के आसपास का बन रहा है, और यहाँ पे अगर थोड़ी और गिरावट होती है तो डेफिनेटली बाय एंड डिप की रणनीति अपनाए तो बेहतर होगा। वहीं दूसरी ओर देखिए विप्रो और सारी निफ्टी आईटी स्टॉक्स का अगर हम चार्ट पैटर्न देखें तो लगातार एक ग्रेजुअल डिक्लाइन हम यहाँ पे देख रहे हैं, और काफी अच्छा खासा करेक्शन हम आईटी स्टॉक्स में ऑलरेडी विटनेस कर चुके हैं। इस पर्टिकुलर कैलेंडर ईयर की शुरुआत से ही आईटी स्टॉक्स में गिरावट हमें देखने को मिली है। अब इन लेवलों पर जो रिस्क एंड रिवॉर्ड होता है वो थोड़ा सा लॉन्ग साइड में फेवरेबल है। यहाँ पे कोई बिकवाली की यहाँ पे सलाह नहीं होगी। एग्जिस्टिंग लॉन्ग है तो एक बार के लिए होल्ड करके चले। और जहां तक विप्रो की बात है 385 पे यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करें। इमीडिएट बेसिस पे हो सकता है थोड़ा और कंसोलिडेशन हमें देखने को मिले ओवरऑल निफ्टी आईटी इंडेक्स में, उसके चलते विप्रो भी यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट हो सकता है। बट ऊपरी स्तरों पर जैसे ही 440 का लेवल पार करेगा इसकी जो डाउन ट्रेंड है वो यहाँ पे खत्म होती हुई नजर आएगी। तो पोजिशनल पर्सपेक्टिव से तो डेफिनेटली बने रहना चाहिए। ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से हाँ अगर आप जाना चाहते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। डेफिनेटली तो ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से शायद ये कॉल इतना अच्छा नहीं, लेकिन हाँ अगर आप निवेश करके थोड़ी देर वेट कर सकते हैं तो विप्रो में वेट कीजिएगा। 440 का लेवल जब निकलेगा तब शायद नेक्स्ट लेग ऑफ रैली जो है इस काउंटर में शुरू हो सकती है। चलिए एक काम करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, बने रहिए हमारे साथ। सुपर शक्ति पेश करते हैं सुपर स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स ऑफ द डे। सुपर शक्ति टीएमटी देता है सीमेंट के साथ मजबूत पकड़। वर्ल्ड के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बना सुपर शक्ति टीएमटी। चलिए ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है। आगे बढ़ते और एक बार नीलेश के पास चलते हैं उनकी पिक जानने के लिए। नीलेश, पिछले बार जब हम मिले थे तो मुझे याद है केआरबीएल आपने लगातार यहाँ पे केआरबीएल में खरीदारी की सलाह दी थी, वो भी ऑलमोस्ट सेकंड टारगेट जो था उसके आसपास पहुंच चुका था। बीएल गजब का कॉल था वो, वहां पे तो अच्छी खासी तेजी देखने मिली और डाबर पे आपने कॉल दिया था। आज बताइए कौन से वो स्टॉक्स है जहाँ पे आप खरीदारी की सलाह दे रहे हैं? हाँ बिल्कुल वरुण जी, धन्यवाद सबसे पहले तो रिमाइंड कराने के लिए। और देखिए सबसे पहला स्टॉक जो हमें पसंद आ रहा है वो है एसबीआई कार्ड। एसबीआई कार्ड में काफी अच्छा मोमेंटम हमने पिछले कुछ एक दिनों में देखा था। अब यहाँ पे कंसोलिडेशन जरूर हम देख रहे हैं। उसके बाद आज के सेशन में जो मूव आया है वो एक कंसोलिडेशन को ब्रेकआउट देता हुआ नजर आ रहा है। तो 946 के आसपास काउंटर ट्रेड हो रहा है। इसे खरीदने की सलाह होगी। 928 का स्टॉप लॉस होगा, 975 के टारगेट होंगे। इसके अलावा जिस स्टॉक का हमने ऑलरेडी जिक्र किया टाटा पावर, ये काउंटर काफी लंबे समय बाद यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे मैं लेवल्स एक बार डिफाइन कर दूं, 245 के आसपास काउंटर अभी ट्रेड हो रहा है। आज के दिन के लोएस्ट लेवल के आसपास 237 के आसपास यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा। अब यहाँ पे 255 से लेके 260 तक की अपसाइड इमीडिएट बेसिस पे बनती हुई नजर आएगी। तो टाटा पावर दूसरा स्टॉक होगा फॉर द अपसाइड टारगेट ऑफ 255 टू 260 विद स्टॉप लॉस बिलो 237। तीसरा स्टॉक जो अभी मेरे रडार पे आया है वो है बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इनफैक्ट बीएसई एंड सीडीएसएल दोनों ही अच्छे लग रहे हैं, दोनों में ही बेहतरीन ब्रेकआउट हमें आता हुआ नजर आ रहा है।
बट BSE चुनने का रीजन ये है, इस पर्टिकुलर काउंटर ने हाइज बनाए थे मार्च 2022 में लगभग 1000 के आसपास। अब वहां से सारे ही हाइज अगर हम कनेक्ट करें तो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन डेवलप होती हुई नजर आ रही है। उस मेजर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हमें अभी चार्ट पे आता हुआ नजर आ रहा है, फ्रेश ब्रेकआउट है। करंट लेवल पे इसे खरीदने की सलाह होगी। ऊपरी स्तरों पर थोड़ा सा पोजीशनल पर्सपेक्टिव से देखिए, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन फंडामेंटल कंपनी है, इन लेवल पर करेक्टेड लेवल पे मिल रहा है, तो इसे थोड़ा सा पोजीशनल पर्सपेक्टिव से अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें। 720 तक के इमीडिएट टारगेट और 800 तक के पोजीशनल टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। अब जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा लगभग आज के दिन के लोएस्ट लेवल के आसपास 655 से 658, ये एक सपोर्ट जोन है, उन्हीं के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। और 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी ठीक उन्हीं लेवलों के आसपास है। तो CDSL BSE दोनों में ही कोई भी स्टॉक चुनकर चल सकते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मेरी ओर से प्रीफर्ड बेट होगी। तो CDSL और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कोई भी स्टॉक आप खरीद सकते हैं, लेकिन आज नीरज का जो पिक है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, यानी कि BSE लिमिटेड। इसके साथ साथ टाटा पावर और SBI कार्ड्स, ये वो काउंटर्स है जहां पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। अच्छे पैसे इनमें कुछ अगले दिनों में आपको बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। चलिए, शुक्रिया नीलेश आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने बेहतरीन पिक्स देने के लिए, साथ ही साथ हमारे कॉलर्स के सवालों के जवाब देने के लिए। शो को यही रैप अप करेंगे, लेकिन बने रहिए सी बिजनेस के साथ, फिर से लौटेंगे।